हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, विशेषाधिकार संसूचनाएं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी आ जाता है कई बार और प्री में भी आता है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सकता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पर, या कोई एक सेक्शन आ सकता है 122 बताइए, 126 बताइए। ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 54 है। ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता क्या है? जैसे कि इसका नाम है प्रिविलेज्ड, यानी कि विशेषाधिकार दे रखा है, और कम्युनिकेशन यानी कि कुछ कम्युनिकेशन हुआ है दो लोगों के मध्य। यानी कि हम ऐसे समझे, शब्द से ही समझने का प्रयास करें कि जब दो लोगों के मध्य कुछ वार्तालाप होती है, कुछ कम्युनिकेशन होता है, कुछ बातचीत होती है, तो ऐसे वार्तालाप को, ऐसे कम्युनिकेशन को विशेष संरक्षण दे रखा है लॉ ने। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एक ऐसा कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है या कॉन्फिडेंशियल इंटरेक्शन है दो लोगों के मध्य, जिसके बारे में लॉ ने एक विशेष सुरक्षा दे रखी है कि आप इसको अपने तक ही सीमित रखेंगे, अर्थात प्रोटेक्शन दे रखा है। इसमें दो चीज आ सकती हैं। नंबर एक, कि यदि आपसे कोई पूछे तो आप उसे मना कर सकते हैं, आप उसको नहीं बोलेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है, ऐसी भी स्थिति इसमें हो सकती है कि आप बोलना चाह रहे हो परंतु आपको कोर्ट या विधि अनुमति ही नहीं देगा कि आप उसको बोलें, जैसे आपका सेक्शन 122 है ना। हम दोनों ही चीजों को हम यहां पर पढ़ेंगे। ये जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, ये प्राइवेसी के सिद्धांत पर आधारित है, पॉलिसी पर आधारित है। जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी आपको देता है कि आप अपनी बात को अपने तक सीमित रखें, जरूरी नहीं है किसी को बताएं। तो कुछ ऐसी वार्तालाप भी हो सकती है, जैसे हस्बैंड वाइफ की बात, या फिर कोई ऐसी चीज हो, स्टेट कम्युनिकेशन, जहां पर दूसरे व्यक्ति को सुनने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो दो लोगों की बातें हो रही हैं, तीसरा कैसे कर सकता है, तीसरा कैसे सुन सकता है। तो ये इस प्रकार की प्राइवेट बातें हैं। तो इन प्राइवेट बातों को हम ओपनली किसी भी कॉमन प्लेस पर या पब्लिक के सामने हम नहीं लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन है ये। और एक और नजरिए से हम समझें, दूसरी दृष्टि से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सामान्य नियम तो यह है कि जब कोई व्यक्ति कुछ जानता है, कुछ फैक्ट को, जैसे मैं कुछ फैक्ट को जानता हूं, तो अब जिस फैक्ट को मैं जानता हूं उसको मुझे बोलने के लिए मैं चाहूं तो कोर्ट में बोल सकता हूं। जैसे मुझे किसी व्यक्ति के बारे में मालूम है, कॉन्ट्रैक्ट के मालूम है, सुसंगत तथ्यों, विवादक तथ्यों या कुछ अन्य चीजों के बारे में मालूम है, तो मैं चाहूं तो कोर्ट में जाके या किसी जगह पर जाके, जो भी उसके लिए प्लेस हो, मैं उस बात को बता सकता हूं। या फिर यह भी हो सकता है कि कोर्ट मेरे को सम्मन जारी कर दे, ऑर्डर जारी कर दे, वारंट जारी कर दे और विशेष पर्पस के लिए बुलाए और मुझसे कहे बताइए क्या बात है, कौन से फैक्ट है। यह भी हो सकता है। अर्थात जब मुझे कोई चीज मालूम है तो कोर्ट मुझे बाध्य कर सकता है कि आप उस फैक्ट को बोलिए। परंतु यहां पर इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम वो चीज पढ़ेंगे, उन सेक्शंस का अध्ययन करेंगे जहां पर मुझे मजबूर नहीं किया जा सकता, मुझे बाउंड नहीं किया जा सकता है कि उस चीज के बारे में मैं बताऊं। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यह प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, अर्थात यहां पर संरक्षण भी दे रखा है कि जब साक्षी को, व्यक्ति को किसी फैक्ट के बारे में डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करें तो इस पूरे टॉपिक को हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं। मेन रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आपका है मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन, यानी कि वैवाहिक संसूचना, मतलब कोई ऐसी संसूचना हुई है जो विवाह के दौरान हुई है। नंबर 2 स्टेट कम्युनिकेशन। हमने स्टेट कम्युनिकेशन को थोड़ा बड़े रूप में देखा है। इसमें सेक्शन 121 भी ला सकते हैं, या फिर 123, 24, 25 रख देंगे तो 121 को अलग से बता देंगे। तो स्टेट कम्युनिकेशन हो गया। और तीसरा है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वृत्तिक संसूचनाएं। यह आपका 126 से लेकर 129 सेक्शन बताए गए हैं। 126 से लेकर 129 तक सेक्शन है। अब लास्ट का जो हमारे 2-3 सेक्शन बचते हैं, सेक्शन 130 और 131, ये विशेष रूप से विटनेस को संरक्षण प्रदान करता है डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के संदर्भ में। यानी कि डॉक्यूमेंट पेश करना है, उसके संबंध में विटनेस को एक विशेष प्रोटेक्शन दे रहा है।
तो इस प्रकार से हमने टॉपिक को हमने बनाया। नंबर 1 हमने समझा एक मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशंस, वैवाहिक संसूचना 122, और है स्टेट कम्युनिकेशन 121 भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर 123 से 125 हो जाएगा, और 126 से 129 वृत्तिक संसूचनाएं हो जाएंगी, और 130 131 विटनेस को कुछ डॉक्यूमेंट के प्रोड्यूस करने के संबंध में कुछ विशेष संरक्षण दे रखा है। अब हम बात करते हैं इन सेक्शन को वन बाय वन। आज हम केवल सेक्शन 121 और 122 पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। तो 121 ये कह रहा है कि नॉर्मली जज और मजिस्ट्रेट को, किसी जज और मजिस्ट्रेट को, जब वो जज और मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं और इस नाते, मतलब चूंकि वह जज है, चूंकि आप जज हैं, तो जज के नाते किसी विटनेस ने कुछ कहा, कुछ बोला, या अपने उसने बताया कि हाँ मैंने वहां पर देखा था, मैंने सुना था, तो जो जज के नाते आपको जो मालूम पड़ती है, तो उस चीज के बारे में आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपको क्या मालूम है। नॉर्मली हम ये समझें कि जज और मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर, है ना, यानी कि जज और मजिस्ट्रेट को आपको जज के नाते क्या मालूम पड़ा, सामान्य नियम यह है कि आपको बाउंड नहीं किया जाएगा, आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपको बताओ क्या मालूम पड़ा जब आप जज के नाते या मजिस्ट्रेट के नाते कोर्ट में काम कर रहे थे, है ना। परंतु इसके दो अपवाद हैं। इन दो स्थितियों में जज या मजिस्ट्रेट को भी बाउंड किया जा सकता है, या फिर जज और मजिस्ट्रेट भी उस चीज को, इस फैक्ट को बताने के लिए बाध्य हो सकते हैं। कौन सी ऐसी स्थिति है? नंबर 1, जब वो जज के रूप में काम कर रहे थे, परंतु वहां पर सुपीरियर ऑफ कोर्ट के आदेश से, जब सुपीरियर कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दे दिया है, तो जज और मजिस्ट्रेट को जो फैक्ट मालूम पड़े उस नाते तो वो उन्हें बताने होंगे। तो नंबर 1 होगा स्पेशल ऑर्डर ऑफ सुपीरियर कोर्ट, मतलब जिस कोर्ट के रूप में वो काम कर रहे थे और उसका जो सुपीरियर कोर्ट था उसने आदेश दे दिया है कि आप इस फैक्ट के बारे में बताइए, तो जो भी तथ्य उनको मालूम पड़े वो फिर उन्होंने बताने पड़ेंगे। इसका इलस्ट्रेशन आपका फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर जो तथ्य उन्हें मालूम पड़े, वो जज के रूप में काम कर रहे थे इसलिए उन्हें मालूम पड़े, तो वहां पर नॉर्मली उन्हें बाउंड नहीं कर सकते, केवल तभी बाउंड कर सकते हैं जब सुपीरियर कोर्ट ने आदेश दे दिया है। और नंबर 2 अपवाद ये है कि जब जज और मजिस्ट्रेट जो कोर्ट में थे उनके सामने कोई घटना घटित होती है, जैसे सपोज करो कोर्ट चल रही है और वहां पर कोई व्यक्ति आया या फिर एक्यूज्ड आया या विटनेस आया और वहां पर चाकू से उसने किसी पुलिस वाले को मार दिया या फिर किसी अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया या फिर गोली चला दी, तो वहां पर उनके सामने घटना घटित होती है। तो जब ऐसे जज और मजिस्ट्रेट के सामने कोई घटना घटित होती है तो वहां पर सुपीरियर कोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है, वहां पर एज अ विटनेस उन्हें बाउंड किया जा सकता है कि बताओ आपने क्या देखा। तो 2 इसके अपवाद हो गए, सुपीरियर कोर्ट के आदेश से और उस फैक्ट के बारे में उनको बताना पड़ेगा जो उन्हें घटते हुए देखे। जो सेकंड एक्सेप्शन का जो इलस्ट्रेशन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरे सेक्शन की हम बात करें, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, मतलब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ है जब वैवाहिक स्थिति थी, तो निश्चित रूप से कौन होगा? नंबर 1 कंडीशन की हम बात करें तो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो हस्बैंड और वाइफ के मध्य हो। अब हो सकता है कि अब नहीं है परंतु पहले तो थे, तो यानी कि हो सकता है हस्बैंड और वाइफ हो या फिर एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ हो, परंतु ये जरूरी है कि जिस समय कम्युनिकेशन किया हो उस समय वैवाहिक स्थिति के दौरान होने चाहिए। तो नंबर 1 कम्युनिकेशन शुड बी मेड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ। नंबर 2 कम्युनिकेशन शुड बी मेड ड्यूरिंग मैरिज, मतलब वैवाहिक स्थिति के दौरान ही वो संसूचना की गई हो। और नंबर 3 एक स्पाउस ने यानी कि पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को कुछ कम्युनिकेशन किया गया हो। तो 3 कंडीशन हो गई, ये तीनों कंडीशन होगी तो उस स्थिति में ना तो उनको मजबूर किया जा सकता है और वो बताना चाहे भी उन फैक्टों को तो कोर्ट उन्हें अनुमति नहीं देगा। तो ये हमारा सेक्शन 122 है ना। तो इसके नॉर्मल रूल हमने समझा कि जब वैवाहिक स्थिति के दौरान कोई कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसको ना तो बताने की अनुमति दी जाएगी, ना ही न्यायालय उन्हें बाध्य कर सकता है कि आप बताइए। परंतु इसके भी कुछ अपवाद हैं, उन अपवादिक स्थितियों में उस चीज के बारे में प्रकाश डाला जा सकता है।
वो कौन से अपवाद हैं? तो नंबर 1 अपवाद यह है बाय द कंसेंट ऑफ वन ऑफ देम। मतलब जब यह है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो उसने ही सहमति दे दी है। जैसे हस्बैंड ने खुद ही सहमति दे दी, ठीक है भाई तू बता दे, वाइफ से कह दिया, या वाइफ ने हस्बैंड से कह दिया कि ठीक है तुम बता दीजिए। तो उस स्थिति में यदि एक पक्षकार ने हस्बैंड वाइफ में से जिसकी बात थी उसने सहमति दे दी है तो फिर इस प्रकार की कम्युनिकेशन को बताया जा सकता है कोर्ट में। नंबर 1। नंबर 2 अपवाद है शूट बिटवीन मैरिड पर्सन। जब दो जो हस्बैंड वाइफ है उन्हीं के मध्य वाद है, तो उन्हीं के मध्य वाद है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, कोई और सिविल सूट को लेकर के, फिर तो जो उन्होंने कहा था वो तो बताएंगे ही बताएंगे। और नंबर 3 ये भी हो सकती है कि हस्बैंड ने वाइफ को मारा हो, वाइफ ने हस्बैंड को मारा हो। तो उस स्थिति में आपराधिक मामलों में भी जब दो हस्बैंड वाइफ के मध्य कोई केस होता है तो एक ने दूसरे से क्या कहा वो भी बताया जा सकता है। तीसरा अपवाद हो गया। चौथे अपवाद की हम बात करें, एविडेंस बाय अदर पर्सन। यहां पर केवल हस्बैंड वाइफ को कम्युनिकेशन से रोका गया है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं रोका गया है। जैसे एक केस था एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे पोनन के मामले में। इस मामले में हस्बैंड ने वाइफ को एक लेटर लिखा, लेटर में अपने ससुर के संदर्भ में कुछ उसने अपमानजनक बातें लिख दी। उस वाइफ ने वो लेटर अपने पिताजी को दे दिया, अपने फादर को दे दिया। तो वहां पर फादर उस लेटर को उसके हस्बैंड के खिलाफ प्रोड्यूस करता है, तो कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी, कह दिया कि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ नहीं दे सकते हैं परंतु अन्य व्यक्ति उसके संदर्भ में था वो दे सकता है। तो इस प्रकार का ये अलाउड कर दिया। तो 4th एक्सेप्शन है एविडेंस बाय अदर पर्सन, यानी कि अन्य व्यक्ति यदि उसे कुछ कम्युनिकेशन ज्ञात हो जाता है, कुछ ऐसी चीज ज्ञात हो जाती है किसी अन्य माध्यम से, तो वो कम्युनिकेट कर सकता है, बता सकता है। 5वां अपवाद की हम बात करें, एविडेंस बाय एक्ट और कंडक्ट अदर देन कम्युनिकेशन। देखो सेक्शन 122 में केवल कम्युनिकेशन को रोका गया है। हस्बैंड वाइफ उसने क्या कम्युनिकेट किया वो नहीं बताएगा, परंतु हस्बैंड वाइफ ने क्या एक्ट को देखा, क्या कंडक्ट को देखा, यानी कि हस्बैंड या वाइफ अपने दूसरे स्पाउस के संदर्भ में एक्ट और कंडक्ट के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि हम बात करें राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में, हस्बैंड ने अपने पड़ोसी के यहां से उसको मार करके ज्वेलरी चुरा लाया था, और चुराने के बाद जब वो नीचे उतर रहा था, उतरने के पश्चात उसने अपनी वाइफ को सारी बात बता दी कि उसने मार करके ऐसे ऐसे ले आया है, और वो लेकर के उसके शर्ट पर कुछ स्पॉट लगे हुए थे, उसके पश्चात एक कमरे में गया, उसके पश्चात नहाने चला गया। तो यहां पर 2-3 चीजें हैं। एक तो चीज हस्बैंड ने वाइफ को क्या बताई, और नंबर 2 वाइफ ने हस्बैंड के बारे में क्या देखा, क्या आचरण था, क्या कार्य कर रहा था। तो कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड ने वाइफ को क्या बताया है इसकी तो अनुमति नहीं दी जाएगी बोलने की, परंतु उसके कार्य के बारे में, उसके आचरण के बारे में, जो कम्युनिकेशन से भिन्न है, जो संसूचना से भिन्न है, उसके बारे में एविडेंस दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन 122 कंप्लीट हो गया। 123 से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।